आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन या फिर एमपी पुलिस, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास नीचे एक संख्या दी है जिस प्रकार यहाँ पर 23 का संबंध 125 से है, उसी प्रकार 31 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि 23 का संबंध 125 से कैसे है, फिर हम उसी प्रकार 31 से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न, एसएससी में पूछे गए प्रश्न, स्टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन इसीलिए सोल्व कर रहे हैं ताकि आप एक ही प्रैक्टिस सेट से सभी एग्जाम की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या पता करना है कि हमें यहाँ पर पता करना कि 23 से 125 कैसे लिखा है, फिर हम यहाँ पर सेम तरीके से 31 से बताएंगे। तो पता कीजिए कि यहाँ पर 125 कैसे लिखा है, यानी यहाँ पर इस 23 को ऐसा क्या करें यहाँ पर हमें 125 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर सीधा सीधा इसका वर्ग और घन करेंगे तो 125 छोटी संख्या इसके वर्ग से, तो यहाँ पर वर्ग घन तो कर नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 125 को ध्यान से देखते हैं तो 125 आपको पता होगा कि ये 5 का घन है। तो यहाँ पर 23 में अगर हम यहाँ पर इन 23 को आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 2 और 3 कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 2 और 3 5 होते हैं। और इस क्या 5 का क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर 5 का घन करते हैं तो 5 का घन कितना होता है, 5 का घन 125 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 125 दिया है। अब इसी तरीके से क्या करते हैं, हम यहाँ पर 31 का पता करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 31 को भी आपस में जोड़ेंगे, तो 3 और 1 को आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे। ठीक है, और सेम तरीके से क्या करेंगे, 4 का भी घन कर देंगे, तो 4 का घन कितना होता है, 4 का घन 64 होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 64 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में हमें यहाँ पर 64 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। बस आपको यहाँ पर लॉजिक को समझना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएंगी ये आपको बताना है। तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, क्या किसी का वर्ग या घन लिखा है डायरेक्ट, ये हम चीज़ें देखते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ग घन हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा। ठीक है, और संख्या को ध्यान से देखते तो यहाँ पर 45, 40, 50, प्रश्नवाचक चिन्ह 55, 30, यानी संख्या यहाँ पर हमारे पास घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। तो मैंने क्या बताया था आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में भी कि जब संख्या घटती है, बढ़ती है, तो आपको एक छोड़ के एक देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक छोड़ के एक देखते हैं। तो यहाँ पर 45 से क्या करेंगे, 40 को छोड़ के 50 को देखेंगे। तो 50 कैसे लिखा था आपको कि यहाँ पर 45 में 5 प्लस किया है। फिर यहाँ पर 50 से क्या करेंगे, 55 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 55 लिखा, मतलब 50 में यहाँ पर भी 5 प्लस किया है। तो अगली संख्या हमें यहाँ पर लाना होता तो हम क्या करते हैं, इसमें भी +5 कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं बताना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बची हुई संख्या को देखेंगे। अब बची हुई संख्या क्या है, 40, और यहाँ पर क्या है, सीधा प्रश्नवाचक चिन्ह है, और अगली संख्या यहाँ पर 30 दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम 40 को ऐसा क्या करें, 40 में ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर संख्या मिल जाए। ठीक है, तो अगर पैटर्न के हिसाब से, ऊपर वाले पैटर्न के हिसाब से अगर हम यहाँ पर +5 करते हैं तो यहाँ पर 45 होना चाहिए, और 45 हमें ऑप्शन में नहीं दिया है तो यहाँ पर हम माइनस करके देख लेते हैं। और अगर हम यहाँ पर 40 में से 5 माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 35 आना चाहिए। कितना, 35। और उसी तरीके से आगे हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर भी 5 माइनस करेंगे तो अगला 30 आना चाहिए, और 30 यहाँ पर दिया है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। और पैटर्न क्या चलेगा, पैटर्न -5 चलेगा। क्या ऑप्शन में 35 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करा कि यदि किसी निश्चित कोड में
नॉर्थ को HTRON लिखा जाता है तो यहाँ पर ऑर्थन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब ORTHN को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना होगा कि नॉर्थ को NORTH को HTRON कैसे लिखा है, ये पता करके आपको फिर सेम तरीके से यहाँ पर बताना, ठीक है। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले आप किसी भी प्रश्न को खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। बाकी देखिए, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख लीजिए, ठीक है। बाकी देखिए, हम क्या करते हैं, जब भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं और वहाँ पर लेटर का कुछ लेटर दिया जाता है, तो आपको पता होगा हम क्या करते हैं, लेटर में या तो माइनस प्लस करते हैं या फिर उनका अपोजिट देखते हैं। नहीं, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पर जो नॉर्थ में हमारे पास लेटर है वही की वही लेटर हमारे यहाँ पर भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्हीं लेटर को क्या करा, यहाँ पर पलटा के लिखा होगा, क्रॉस किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जैसे एच को देखिए, पीछे से देखेंगे तो यहाँ पर एच को वैसा ही लिखा है, यहाँ पर टी को भी वैसा ही लिखा है, आर को भी यहाँ पर वैसा ही लिखा है, और ओ को भी यहाँ पर उठा के यहाँ पर लिखा और एन को यहाँ पर लिख दिया। मतलब इसको जस्ट उल्टा करके लिखा है। तो यहाँ पर भी ORTHN का भी क्या करेंगे, हम उल्टा करके बता देंगे। तो यहाँ पर एन सबसे पहले आ जाएगा, तो एन सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद एन अगर हम पहले देखते तो केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम पूरा चेक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर टी आना चाहिए, टी के बाद यहाँ पर आर आना चाहिए, आर के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। तो लास्ट में ओ आएगा। तो यही वाला ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो कभी कभी वही लेटर घुमा के भी दिया जाता है। और यहाँ पर ये सभी के सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न, ठीक है। आप ये मत समझना कि मैं आपको मेरी तरफ से करवा रहा हूँ, क्योंकि पूछे गए प्रश्न और यहाँ पर हम PYQ सोल्व कर रहे हैं, तो हमें पैटर्न का भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक लेटर दिया है, इन लेटरों का दर्पण प्रतिबिंब यानी कि जो MN रेखा है ये इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर MN रेखा नीचे दी, इसका मतलब इनका जल में बनेगा। कैसा बनेगा, जल वाला। जल वाला में आपको पता होगा कि ऊपर वाले का जो सिर है वो नीचे चले जाता है और उनके पैर वैसे के वैसे दिखते हैं। आपने भी कभी कुएं या तालाब के पास खड़े रह के देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे आर है, तो आर कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ पर आर हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। और ये वाला आर चेक करेंगे तो यहाँ पर 7 है, क्या 7 सामने होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। उसके बाद टी कैसे दिखाई देगा, तो टी ऐसे दिखाई देगा। और टी यहाँ पर सीधा की सीधा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम गलती निकालेंगे और ऑप्शन नंबर सी को भी हटा देंगे। हमारा पास 2 बचे। उसके बाद यहाँ पर वाई कैसा दिखाई देगा, तो वाई हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर जेड का बन रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इनका स्थान चेंज नहीं होगा, वो उन्हीं स्थान पर रहेंगे। तो इसमें भी गलती, तो ये भी हमारा हट जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ऑप्शन में गलती निकाली है। अब उसके बाद हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। क्या आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, क्या प्रश्न आपको यहाँ पर मैं जो सिखा रहा हूँ वो प्रश्न समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बता दो। बाकी अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। मतलब यहाँ पर त्रिभुज बताना, इसमें प्रश्न में त्रिभुज नहीं लिखा है, ठीक है। आपको यहाँ पर त्रिभुज बताना, तो बताइए कि कितने त्रिभुज है, आकृति में कितने त्रिभुज है ये बताना। तो कीजिए कोशिश सबसे पहले आप अपनी ओर से भी गिनने की कि यहाँ पर त्रिभुज कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो गिनिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें कितने त्रिभुज है ये आपको बताना। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हम ट्रिक से भी गिनते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रिक से गिनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पिछला प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो त्रिभुज गिनने की ट्रिक मैंने वहाँ पर शानदार तरीके से बता रखी है, ठीक है। अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो एक हमें यहाँ पर दिख रहा, तो एक हमारा ये हो जाएगा सिंगल एक के बाद ये हमारा दूसरा दिख रहा 2 के बाद ये हमारा तीसरा दिख रहा और ये हमारा चौथा, मतलब 4 हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। 4 हमें यहाँ पर दिखे। उसके बाद अब यहाँ पर भी देखेंगे तो एक हमारा यहाँ से ये वाला दिखा, एक हमारा यहाँ से ये वाला दिखा और एक हमारा इसके अंदर से और दिख रहा है। कौन सा वाला, आप कहोगे एक हमारा यहाँ से ये वाला दिखा, एक हमारा यहाँ से ये वाला दिखा, 4 और इसी से एक बड़ा वाला मिलकर भी बनेगा, तो 5 हमारे पास यहाँ पर टोटल दिख रहे हैं। तो टोटल इनमें कितने दिख रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल हमें यहाँ पर 5 देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और देखिए आपको कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं,
तो आप कहोगे एक हमारा यहाँ से ये वाला दिखा एक, एक के बाद दूसरा हमारा यहाँ से ये दिखा दो, दो के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा तीसरा है, तीन के बाद ये हमारा चौथा है, चार के बाद ये हमारा पाँचवा है। तो यहाँ पर कितने देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास पाँच देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने पाँच देखने को मिले हैं। अभी क्या आपको और भी कहीं से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे नहीं। देखिए इसमें चार है, चार के बाद यहाँ पर 5 6 7 8 9, यहाँ पर टोटल 9 हो गए, 9 के बाद यहाँ पर भी 5 दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर टोटल जो हमें त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं वो कितने देखने को मिले, तो आप कहोगे 14 देखने को मिले हैं, क्योंकि इनको आपस में जोड़ देंगे तो टोटल कितने होंगे 14 हो जाएंगे, तो 14 देखने को मिले हैं। तो ऑप्शन में देखिए 14 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा उन तत्वों का सही जोड़ा है जो एक दूसरे विपरीत आते हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत आते हैं जब खुले पासे को बंद किया जाता है। तो मतलब ये खुला पासा है और इसको जब हम बंद करेंगे तो एक दूसरे के विपरीत कौन कौन आएंगे ये आपको बताना। तो ये तो इस टाइप का प्रश्न संख्या वाला मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस में भी आपको समझाया था। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा जोड़ा ऐसा है जो एक दूसरे के विपरीत है। तो लगातार तीसरी सतह में एक छोड़ के एक चलना आपको मैंने कहा था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू से चलेंगे तो डब्ल्यू को छोड़ देंगे और ई पे आएंगे, तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इस डब्ल्यू से ई को छोड़ेंगे और आर पे आएंगे, तो ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो बचा हुआ हमारा वाई, वाई से टी आएंगे, तो ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है इनके कोने और भुजे मिले हुए नहीं होना चाहिए सभी के सभी के। ठीक है, अगर कोना भुजा मिल गया तो वो एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा। तो यहाँ पर किसी का भी आपको कोना भुजा मिलता हुआ दिखाई दे रहा, आप कहोगे नहीं दिखाई दे रहा। डब्ल्यू का कोना यहाँ पर है, आर का कोना और भुजा यहाँ पर है, इनका भी नहीं मिल रहा, ना क्यू और ई का भी नहीं मिल रहा है। अब कौन सा जोड़ा यहाँ पर एक दूसरे का विपरीत है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे तो W और R एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर मैं W के सामने R लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारा पास Y और Y के सामने कौन है, Y के सामने T है, तो Y और T भी एक दूसरे के विपरीत है। उसके बाद यहाँ पर Q और E, तो Q और E भी एक दूसरे का विपरीत है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में आर और डब्ल्यू दिया है, क्या एक दूसरे के विपरीत है, तो हाँ है। आपको यहाँ पर टी और क्यू, क्या टी और क्यू है, नहीं, टी और क्यू नहीं है, टी और वाई है। यहाँ पर वाई और ई, क्या वाई और ई है क्या, तो नहीं, वाई और ई नहीं, वाई और टी है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद क्यू और आर है क्या, तो क्यू और आर भी नहीं है। यहाँ पर क्यू और ई है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, आर और डब्ल्यू एक दूसरे के विपरीत आएंगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न आकृति के सामने रखे जाने पर या छायांकित भाग के सामने कौन सी छवि बनेगी। पता है यहाँ पर हमारे पास एक आकृति है, इस आकृति पैटर्न को यहाँ पर हमारे पास एक जो दिया हमारे पास, ठीक है, एक यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब वाला लाइन दी है, इस लाइन के सामने रखेंगे तो इसके प्रतिबिंब इस साइड से इस साइड कैसी बनेगी ये आपको बताना। तो कोशिश कीजिए अपनी ओर से भी बताने की कि कैसी बनेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा प्रश्न को क्या करना है, गलती निकाल के सोल्व करना है। तो कीजिए सोल्व, इसमें आपको गलती निकालना है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर लेटर संख्या वाला देखा है, यहाँ पर आकृति है, तो आकृति में भी गलती निकालना है। तो सबसे पहले जैसे ये वाला भाग है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये वाला तो वैसा की वैसा रहेगा, यहाँ पर मैं बना के बता रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये वाली जो लाइन हमें दिख रही है, ठीक है, ये वाली जो लाइन दिख रही है वो भी वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, वो भी ऐसे की से रहेगी, और इसके अंदर भी जो है वो भी ऐसा कैसा रहेगा, कोई प्रभाव इनका तो नहीं पड़ेगा, इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर लाइन कट चुकी है, मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये जो हमारे पास लाइनें दिखाई दे रही अंदर की, तो जो बड़ी वाली वो सामने आ जाएगी, उसके बाद उससे छोटी आएगी, उसके बाद और उससे छोटी आएगी। तो ऐसा अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ये एक्स्ट्रा लाइन हमें दिखाई दे रही है, ये तो हो नहीं सकती है, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले बड़ी छोटी दोनों में है। ठीक है, अब हमने एक और गलती निकालेंगे, जैसे यहाँ पर जो ऊपर का ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर ऊपर का हिस्सा बनेगा, लेकिन इसमें नहीं बन रहा, तो एक गलती यहाँ पर भी है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, हमने यहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है और बाकी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है। तो गलती निकाल के आपको प्रश्न को सोल्व करना है। तो 3 ऑप्शन में गलती निकाला, ऑप्शन नंबर ए हमारा बचा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अगर 3 ×
3 गुणे बराबर 27, तो 4 गुना बराबर क्या होगा ये आपको बताना। ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ भी उठा के आपको करवा रहा हूँ, नहीं। एसएससी ने जो एडिक्यूटिव पैटर्न पे प्रश्न हुए ना, एडिक्यूटिव पैटर्न पे जो पेपर हुए ना, उनके प्रश्न, जैसे सीपीओ या दिल्ली पुलिस हो, या फिर मैंने यहाँ पर देखिए कितने एग्जाम दिल्ली पुलिस के भी लिए हैं कुछ क्वेश्चन, मैंने सीपीओ के लिए हैं, मैंने सीजीएल के लिए हैं, मैंने एनटीपीसी और ग्रुप डी इन एग्जाम के यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, सुन भी लेना। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि इन 3 गुणे 3 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 27 मिले, ठीक है। तो आपको हो गए, अगर हम यहाँ पर 3 गुना 3 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा, 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है, कितना 9। और इस 9 को क्या करेंगे, इस 3 के साथ गुणा कर देंगे, और तो 9 3 कितना हो जाएंगे, तो आपको हो गए 9 3 यहाँ पर 27 हो जाएंगे, कितने 27। यानी कि सबसे पहले हमने इनका गुना किया, फिर इस 3 को उठा के और गुना कर दिया, तो यहाँ पर 27 हुआ और 27 है। सेम तरीके से यहाँ पर भी 4 का 4 के साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 4 चौ कितना होगा 16, और 16 को भी क्या करेंगे, एक 4 को उठाकर क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 16 चौ कितना होंगे, तो आपको हो गए 16 चौक 64 होंगे। तो यहाँ पर 4 गुणे 4 बराबर क्या होना चाहिए, 64 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में 64 दिया है, तो ऑप्शन में अगर हम यहाँ पर 64 देखेंगे तो हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये कि 16 चौक तो 64 होता है और 64 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 3 गुना 3 और 9 का इसका घन किया, तो यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं घन वाला लॉजिक दिख रहा है। 3 गुना 3 तो है, लेकिन इसी का अगर हम पावर रखेंगे तो क्या होगा, आपको होगा यहाँ पर देखिए, इसका क्या करेंगे, गुणा करके घन करेंगे, या फिर आपको होगा जैसे देखिए 3 3 9 और 9 3 27, 4 चौक 16, इससे तो नहीं आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस 3 के ऊपर इस 3 को ही पावर में रख देते, जैसे यहाँ पर मैंने 3 को उठाया और इस वाले 3 को क्या करा, मैंने यहाँ पर पावर में रख दिया। तो पावर में रखेंगे मतलब इसका घन निकल जाएगा, तो 3 का घन कितना है, तो आप कहोगे 3 का घन 27 है, तो यहाँ पर 27 दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर हम वापस से 4 का पता कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को लिखेंगे और 4 के ऊपर इस 4 को पावर रखेंगे, तो आपको पता है 4 का पावर 4 मतलब कितना हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 256 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 256 हो जाएंगे, ठीक है। कैसे 256 होंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 करोगे तो आपको 256 मिल जाएंगे, ठीक है। तो 256 यहाँ पर होना चाहिए, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है कितना होना चाहिए, 256। क्या ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन में यहाँ पर हमें 256 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, दोनों में सेम लॉजिक लगाना जैसे हमने अभी यहाँ पर लगाया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि पहले शब्द के जोड़े के बीच के संबंध के समान संबंध दिखाने वाले विकल्प चुने। मतलब ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, लेटर एनालॉजी का प्रश्न है, यानी कि पहले इन शब्दों का जो आपस में संबंध है उसी प्रकार से हमें यहाँ पर बताना, ठीक है। तो बताने की कोशिश कीजिए। बाकी यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर 3 3 9 और 3 गुना किया तो 27 मिला था, 4 चौक 16, उसका भी 4 गुना किया तो यहाँ पर हमें 64 मिला था, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, तो वो लॉजिक जो लग रही है उसे हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन में भी होना चाहिए, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले एल से क्या करेंगे, एल से ओ को देखेंगे तो एल हमारा 12 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, मतलब यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर यू से एक्स को देखेंगे तो यू हमारा 21 पे, एक्स 24 पे, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। फिर जी से जे को देखें तो जी 7 पे, जे 10 पे, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिल रहा है, 3 + 3, तो यहाँ पर भी हम 3 3 प्लस कर लेंगे। तो बी में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और ए में 3 प्लस करेंगे तो ए में 3 प्लस करने पर यहाँ पर डी आना चाहिए, और जी में 3 प्लस करेंगे तो आपको पता होगा यहाँ पर जे आएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए ई डी जे ऑप्शन में देखेंगे तो ई डी जे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया, ये भी एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प दूसरे शब्द युग्मों में ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहले शब्द युग्म के शब्द आपस में संबंधित है। तो बताइए यहाँ पर कि जिस प्रकार रसोइया रसोई से संबंधित है उसी प्रकार छात्र किससे संबंधित है, ये आपको बताना। तो कोशिश कीजिए, शब्द एनालॉजी में हमें शब्द के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तब हम आसानी से बता सकते हैं। तो कीजिए यहाँ पर क्या संबंध है। तो जैसे रसोइया कहाँ पर रहते हैं, तो रसोइया जो रसोई में रहते हैं, ठीक है। रसोइया कहाँ पर रहते हैं, रसोई में रहते हैं। तो उसी प्रकार छात्र कहाँ पर होते हैं, तो छात्र क्या खेल का मैदान में होते हैं, तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जेन्युइन बताना। तो कि जैसे रसोइया हमेशा रसोई में भी होती है, मतलब रसोइया रसोई में होती है, ठीक है। उसी प्रकार छात्र स्कूल में होते हैं, तो यहाँ पर जो छात्र का जो संबंध है
वो किससे होना चाहिए, तो वो स्कूल से होना चाहिए। तो यहाँ पर स्कूल आएगा, क्या आएगा, स्कूल आएगा। तो स्कूल ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या करा, प्रश्न करा कि एक निश्चित कोड में यहाँ पर इंडिया को JOEBEJB के रूप में कोड किया जाता है, तो यहाँ पर दिल्ली को किस प्रकार कोड किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये शायद से 26 तारीख वाली परीक्षाओं में पूछा था प्रश्न, ये दिल्ली पुलिस का प्रश्न। ठीक है, तो कीजिए यहाँ पर 11 नंबर के प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश। ठीक है, इंडिया को JOEJB कैसे लिखा है ये पता करना आपको, फिर दिल्ली का बताना। तो कीजिए यहाँ पर आपको मैंने बताया था अभी कि लेटर का कोड अगर लेटर हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, या तो माइनस या प्लस या अपोजिट देखना है। तो यहाँ पर देखता हूँ पहले से पहले को कि जैसे यहाँ पर आई से क्या करेंगे, आई से अगर हम यहाँ पर जे को देखें तो आई जे मतलब 1 प्लस से, एन से क्या करेंगे, ओ को देखें तो NO 1 प्लस से, डी से ई को देखें तो DE 1 प्लस से, आई से जे को देखेंगे तो 1 प्लस से, एस से बी मतलब 1 प्लस से। तो यहाँ पर आसान है कि सभी में यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है। तो दिल्ली में भी क्या करेंगे हम 1 प्लस कर लेंगे। तो डी में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर ई आ जाएगा, ई में 1 प्लस करेंगे तो एफ आ जाएगा, एल में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर एम आ जाएगा, एच में 1 प्लस करेंगे तो आई आ जाएगा, और आई में 1 प्लस करेंगे तो जे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है। ऑप्शन में देखेंगे EFMIJ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर शब्द फिजिक्स में दाएं ओर से 20 अक्षर का वर्णमाला सूचकांक यानी कि A बराबर 1 से Z बराबर 26 क्या है। मतलब हमें यहाँ पर फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में दाएं ओर से दूसरे अक्षर का वर्णमाला सूचकांक क्या होगा ये आपको बताना। मतलब कुछ नहीं करना है कि फिजिक्स में दाएं ओर से, तो फिजिक्स में यहाँ पर आपको पता है ये बाईं ओर से होगा और ये हमारा दाईं ओर से होगा। तो दाईं ओर से यहाँ पर दूसरा कह रहा है, दाईं ओर से दूसरा कह रहा है, तो यहाँ पर दाईं ओर से दूसरा कौन सा है, तो आपको कहोगे दाईं ओर से दूसरा जो हमारे पास कौन सा, वो सी है। ठीक है, कौन सा है, सी है। इसने कहा कि वर्णमाला सूचकांक क्या होगा, यानी कि जैसे A बराबर 1 Z बराबर 26, मतलब जैसे कि A हमारा ABCD में 1 नंबर पे, Z हमारा 26 नंबर पे आता है, ऐसा जो दूसरा अक्षर है वो कितने नंबर पे आएगा, तो ये 3 नंबर पे आता है। कितने, 3 नंबर पे। तो इसका वर्णमाला सूचकांक क्या होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। प्रश्न आसान से पूछे थे, बस हम क्या करेंगे थोड़ा सा समझ के सोल्व करेंगे। वहाँ पर क्या है कि एग्जाम में प्रेशर होता है तो हम सोल्व नहीं कर पाते फटाक से। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिस किया कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। ये हमारा थोड़ा सा क्या है कि हमें अर्थ दिया जाता है, सांकेतिक वाला प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें रिलेशन देखेंगे, जैसे P प्लस Q। तो प्लस का अर्थ देखिए कि यहाँ पर A प्लस B का अर्थ है कि यहाँ पर A B की बेटी है। A प्लस B का अर्थ क्या है, A B की बेटी है, तो यहाँ पर भी P Q की बेटी हो जाएगी। तो P क्या हो जाएगी, Q की बेटी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम P को नीचे लिखेंगे, P Q की बेटी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ, P Q की बेटी है। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर माइनस है, और माइनस का अर्थ क्या है कि A माइनस B का अर्थ है कि A B का पति है। A B का पति है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Q R का पति हो जाएगा। Q क्या हो जाएगा, Q R का पति हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, Q R का पति है तो ये इसकी पत्नी है। ठीक है, ये मैंने पति पत्नी बना लिया, और ये इसकी पुत्री है। तो अगर ये इसकी पुत्री है P, ठीक है, Q की पुत्री है, तो ये इसकी भी पुत्री होगी, कौन, P। ठीक है, तो P जो है Q और R की पुत्री है, और Q और R पति पत्नी है। अब हम यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो कौन सा सत्य है, हमें ऑप्शन में देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि R P की माँ है, कि यहाँ पर R P की माँ दिखाई दे रही है क्या, तो आपको क्या R P की माँ है। तो हाँ, ये सही है कि R P की माँ है, ये बात तो हमें यहाँ पर सही लग रही है। दूसरे देखिए, R P की भाभी देवरानी ननन साली है, तो R P की ऐसी कोई भाभी देवरानी नहीं है। यहाँ पर के पी की चाची या ऐसा कुछ है क्या, तो के पी की चाची के कहाँ से आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आर पी की सास है, क्या आर पी की सास है, नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है कौन सा वाला, पहला वाला सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हम प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर हमें कथन दिए हैं और उनके हमें 2 निष्कर्ष दिए हैं, यानी कथन को हमें यहाँ पर सत्य मानना है, समझना है, ये हमारा पूर्ण धारणा है, इसमें पूर्ण धारणा है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन को हमें समझना है, सत्य मानना
है, फिर उसके बारे में हमें निष्कर्ष से क्या कह रहा है, हमें ये कहना है, ठीक है। तो पूर्ण धारणाएं पढ़े हमें, फिर निष्कर्ष निकालेंगे। तो पढ़िए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि कुछ पुरुष क्या है, तो कुछ पुरुष ईमानदार होते हैं। कुछ पुरुष कैसे होते हैं, तो कुछ पुरुष ईमानदार होते हैं, ठीक है। उसके बाद सभी ईमानदार लोग बहादुर होते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको मैं डायग्राम से भी समझ लेता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ पुरुष है, ठीक है, मान लो ये पुरुष है, ठीक है, ये कौन है, अपना आप में पुरुष है। ये कौन है, पुरुष है, ठीक है, ये पुरुष है। अब इसका कहना है कि कुछ पुरुष ईमानदार होते हैं, तो यहाँ पर मैं लगा बना देता हूँ कि कुछ पुरुष क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। वैसे इनको हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें फिर भी क्या करना होगा, डायग्राम से समझना होगा, ठीक है। समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि सभी ईमानदार लोग, जितने भी ईमानदार लोग हैं वो क्या मतलब लोग बहादुर होते हैं। जितने भी ईमानदार लोग हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, बहादुर होंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पर बहादुर होंगे, ठीक है। तो बहादुर का मैं यहाँ पर बी बना देता हूँ। अब इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है ये हमें देखना है। तो निष्कर्ष देखिए, कुछ पुरुष बहादुर होते हैं क्या, कुछ पुरुष बहादुर होते हैं क्या, तो आपको हो गया यहाँ पर हमें कुछ पुरुष बहादुर दिखाई भी दे रहा है और होते हैं, तो पहला वाला सही कह रहा है। यहाँ पर सभी पुरुष बहादुर होते हैं, क्या आपको यहाँ पर सभी के सभी पुरुष बहादुर दिखाई दे रहे हैं, नहीं। और यहाँ पर हमें कथन के हिसाब से गलत लग रहा है, तो पहला वाला यहाँ पर सही होगा, दूसरा गलत होगा। तो ऑप्शन में देखिए निष्कर्ष से पहला अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी हमारा कथन निष्कर्ष का ही प्रश्न, जैसे हमने अभी सोल्व किया वैसे ही आपको इसे भी सोल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कथन को समझिए वैसे कि वैसे। कथन कह रहा है कि सभी चाबियाँ क्या है, ताले हैं। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ कि ये चाबी का मैं सी ले रहा हूँ, ठीक है। और ये सभी के सभी जितनी भी चाबियाँ हैं, सी का मतलब मैं चाबी ले लेता हूँ, तो सभी चाबियाँ क्या है, ताले हैं। तो जितनी भी चाबी सभी की सभी ताले, तो यहाँ पर मैं ताले के अंदर बना लेता हूँ और ताला का मैं टी लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दूसरे को समझिए। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि कुछ ताले औजार है। कुछ ताले क्या है, औजार है। तो यहाँ पर डायग्राम ऐसा बनेगा, कुछ ताले क्या है, औजार है, तो औजार का मैं ओ ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम और थर्ड को समझेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी औजार हथियार नहीं है, यानी कि कोई भी औजार हथियार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं हथियार बनाता हूँ और हथियार कोई भी हथियार औजार नहीं है, ठीक है। नहीं है तो यहाँ पर मैं क्रॉस लगा देता हूँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके बारे में हम निष्कर्ष से क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष को समझिए। निष्कर्ष यहाँ पर पहला कह रहा है कि कुछ चाबियाँ हथियार नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ चाबियाँ हथियार नहीं है, तो ये बात क्या सही है, तो आपको हो गया हाँ ये सही हो सकती है कि यहाँ पर कुछ चाबियाँ हथियार नहीं है। तो कुछ नहीं है क्योंकि देखिए कुछ चाबियाँ हथियार नहीं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डायग्राम ऐसा भी तो बन सकता, कैसा, ऐसा वाला भी तो बन सकता कि ये वाला, और इनका संबंध नहीं है तो इनका नहीं है, लेकिन डायग्राम ऐसा भी तो बन सकता है, इनसे थोड़ी ना ऐसा कहा। तो यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ चाबियाँ हथियार नहीं है, तो ये सही हो सकता है। दूसरे को देखेंगे हम, दूसरे को एक बार देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि सभी औजार ताले हैं। क्या आपको सभी के सभी औजार ताले दिखाई दे रहे हैं, नहीं, यहाँ पर तो कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो गलत है, ये तो 100% गलत है। लेकिन ये जो हमारा पहला वाला है, ठीक है, कि कुछ चाबियाँ हथियार नहीं है, तो ये बात सही कि कुछ चाबियाँ हथियार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं वाला लगा है तो नहीं है, क्योंकि संभावना में हो भी सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ और नहीं लगा, तो इसका मतलब ये सही होगा, ये वाला निष्कर्ष अनुसरण कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन हम देखेंगे कि केवल एक अनुसरण करता है, ओनली वन। तो हम ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा, केवल एक अनुसरण करता है, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि PH14 एक निश्चित तरीके से SD30 से संबंधित है। यहाँ पर कह रहा है कि उसी तरह JI18 ME34 से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से MU6 किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। मतलब ये एनालॉजी का प्रश्न आपको हो तो हमें यहाँ पर आप या तो संख्या का पता कर लो या लेटर का पता करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम संख्या का भी पता करते हैं या लेटर का पता करेंगे, हमें आंसर तो मिलना ही है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर P से S को देखिए, तो P हमारा 16 पे, S 19 पे, मतलब P से S मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा था आपको, यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। और H से D मतलब यहाँ पर सबसे पहले कितना प्लस हुआ था, तो आपको यहाँ पर 3 प्लस हुआ था, कितना प्लस हुआ था, 3 प्लस हुआ था। और H से D मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, आपको यहाँ पर 4 माइनस हो रहा है, कितना, 4 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर हम नीचे चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए J से M मतलब यहाँ पर भी हमें यहाँ पर भी 3 प्लस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर I से E को देखें तो यहाँ पर भी हमें I 9 नंबर पे, E 5 नंबर पे यहाँ पर भी 4 माइनस होता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब इसी तरीके से यहाँ पर हम बता देंगे कि जो हमारे पास एम यू है इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे 3 प्लस करेंगे। तो यहाँ पर एम में 3 प्लस करेंगे तो पहला लेटर हमारा पी होना चाहिए, और यू में क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे। ठीक है, यू में क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे तो यू 21 पे आता है, 21 में से 4 घटाएंगे 17, और 17 नंबर पे क्यू आता है। तो पी क्यू ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, पी क्यू केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर संख्या में भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 14 से कितना लिखा है 30 लिखा है, मतलब कितना का अंतर है, तो आपको होगा यहाँ पर 16 प्लस किया है। उसी तरीके से 18 से 34 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 16 प्लस किया है, तो हम भी क्या करेंगे 6 में भी 16 प्लस कर देंगे। तो जब हम 6 में 16 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 22 होना चाहिए, और 22 दिया भी है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्रश्न का पता कर लिया है। ठीक है, लॉजिक का। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक कुड भाषा में द बुक इज इंटरेस्टिंग, द बुक इंटरेस्टिंग को यहाँ पर क्या कह रहा है कि MONOLOPO लिखा जाता है। उसके बाद द बुक इज यहाँ पर बोरिंग को MONOTOPO लिखा जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि द मूवी इज इंटरेस्टिंग को DONOLOPO लिखा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि द मूवी इज बोरिंग का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इनका ही कोड चुराना होगा। कैसे देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पर इतने शब्दों का पूछा है, और यहाँ पर हमारे पास जो शब्द दिए हैं, ठीक है, इनका कोड इनके सामने है, और यहाँ पर इनका भी कोड इनके सामने है, और इन्हीं में से हमें एक एक का पूछा भी है। ठीक है, तो इनका कोड इनके सामने ही है। जैसे ये हमारे पास इनका कोड दिया है और ये हमारे पास इनका कोड दिया, तो यहाँ पर हम कॉमन देख के काटेंगे, और कॉमन देख के काटने के बाद हम क्या करेंगे इनका बता देंगे। क्या करेंगे, इनका बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम अगर द को काटते हैं तो सभी में हमारे पास द में क्या कॉमन है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे द है, ठीक है, द को काटा तो द कटेगा, तो यहाँ पर MMO भी कटेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने बुक का हमें बताना नहीं है, तो बुक को छोड़ दो अभी। ठीक है, बुक को छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, बुक का नहीं बताना, तो यहाँ पर हम ईच को काटते, तो ईच को काटना, ईच को काटने के बाद यहाँ पर NO कट जाएगा। ठीक है, NO कटा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाकी बोरिंग ये नहीं कटेगा इनमें। अब नीचे काटेंगे तो यहाँ पर भी द कट रहा है, जैसे द में हमारे पास यहाँ पर ऊपर और इसमें कॉमन होना चाहिए, तो NO PO भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम NO को भी काट लेते हैं, NO को भी हमने काट लिया, NO और PO को भी हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्टिंग और बोरिंग और ईज है, तो अगर ईज के सामने अगर हमने क्या करा था MO को काटा था, यहाँ पर ईज है और ईज में हमारे पास PO आ रहा, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर हम MO को नहीं काटेंगे, MO को हटा देंगे और यहाँ पर हम PO को काटेंगे। PO काटा और PO को यहाँ पर भी काटेंगे और इस ईज को भी काट देंगे, तीनों को काटा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है और कॉमन, तो इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग को काट मतलब बताना नहीं हमें इंटरेस्टिंग का, तो इसको नहीं काटेंगे। हमें मूवी का बताना, तो मूवी हमें यहाँ पर नहीं दिया है, चलो इंटरेस्टिंग को काट देते हैं। इंटरेस्टिंग को काटा और एलो को काटा, तो एलो काटा मतलब एलो इंटरेस्टिंग का हो जाएगा। ठीक है, तो द का तो फिर 100% क्या होना चाहिए, तो द का 100% यहाँ पर हमारे पास NO होगा। ठीक है, द का क्या होगा, तो द का NO होगा, तो यहाँ पर हम NO लिख लेते हैं। द का क्या होगा, NO होगा, तो यहाँ पर हम NO लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, NO। यहाँ पर द का NO या MO भी हो सकता है, लेकिन इसमें भी द दिया है तो NO होना चाहिए। ठीक है, NO। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद मूवी में हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, DO बचा है, तो यहाँ पर हम DO ले लेते हैं। ठीक है, और ईच के सामने क्या काटा था, तो आपको हो गए ईच के सामने हमने PO को काटा था, तो यहाँ पर हम PO को ले लेते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर बोरिंग में काटा नहीं है, लेकिन बोरिंग में यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारे पास MO बचा है, तो MO को ले लेंगे, MO को बोरिंग में ले लेंगे। ठीक है, MO को काटा नहीं था तो बोरिंग का कोड ले लेंगे। MO भी हमारे पास कॉमन है, तो MO यहाँ पर मतलब 2 का आना चाहिए, सॉरी, क्योंकि देखिए यहाँ पर बुक और बुक कट रहा है, MO कटा, तो मतलब यहाँ पर 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए, अब हमने यहाँ पर क्या करा था, पहला अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन में जो NO है, ठीक है, NO 2 का आना चाहिए, लेकिन सभी में हमारे पास NO इन दो में सभी में कॉमन देखेंगे तो NO है, लेकिन तीनों में हमारे पास यहाँ पर ईज भी कॉमन है और PO भी कॉमन है, तो इसका मतलब 100% यहाँ पर NO आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको MO भी ले सकते हैं। ठीक है, MO DO PO 2 ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है। अगर हम ये वाला ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर A में दिया है, तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर A सही माना है एग्जामिनर ने भी, और एग्जाम नंबर मतलब यहाँ पर मेरे हिसाब से NO होना चाहिए, लेकिन MO दिया है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही जवाब माना है, तो हम भी ऑप्शन नंबर इसको ही मानेंगे।
लेकिन अगर इसको मानते तो क्या ये 100% सही जवाब है? तो आप कहोगे नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा था कि जैसे एन हो, द का 100% एन होगा, और यहाँ पर भी डी ओ होगा, पी ओ होगा, टी ओ होगा। क्या ये ऑप्शन किसी और में दिख रहा है क्या? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में दिख तो रहा है, भले एन ओ बाद में है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा, ना कि ए वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी हमारा आगे पीछे भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 100% हमारा जो यहाँ पर सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा पासे का प्रश्न है। प्रश्न करें कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को फर्स्ट सेकंड थर्ड को दिखाया गया है। 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए यहाँ पर 3 पासे दिए और 3 में आपको बताना कि संख्या 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एक से अधिक पासा, 2 पासे, 3 पासे, 4 पासे, 5 पासे, तो आपको कॉमन सतह देखना, और कॉमन सतह देखने के तरीके पता ही होंगे कि पहले 2 पासों में देखना है, नहीं मिलता तो दूसरे को छोड़ो और पहले और तीसरे में देखो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले 2 पासों में कॉमन देखेंगे, हमें यहाँ पर 5 का पूछ रहा है, तो हमारे पास कॉमन क्या है? तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास कॉमन 1 और 4 है। यहाँ पर हमारे पास 1 और 4 है, तो जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, जैसे 3 का 2, 2 का 3। लेकिन हमें यहाँ पर 5 का पूछा है, तो 5 का यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पर इसको छोड़ के हम अगले में कॉमन देखेंगे। ठीक है, इसमें कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या दिख रहा है? आपको होगा हमारे पास यहाँ पर 1 कॉमन दिख रहा है, 1 हमें कॉमन दिखा, और उसके बाद इन दोनों पास में 5 नहीं दिखाई दे रहा, मतलब 1 का विपरीत 5 और 5 का 1 हो जाएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट बता सकते हैं कि यहाँ पर 5 का विपरीत 1 होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम पूरा चेक कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पर कॉमन लिया था उसको ले लेते हैं, और क्या करते हैं यहाँ पर कॉमन लेने के बाद घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो यहाँ पर चलिए घड़ी की दिशा में सबसे पहले पासे में चलेंगे तो 3 मिला, 3 के बाद फिर आगे चलेंगे तो 4 मिला, उनको उसके नीचे लिखेंगे 3 और 4। दूसरे में चलेंगे यहाँ पर इसमें 2 मिला, आगे चलेंगे तो 6 मिला, उसको भी लिख लेंगे 2 और 6, इनको आमने सामने कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 के सामने 6, 6 के सामने 4, 3 के सामने तो 2 के सामने 3, 1 के सामने कौन हो जाएगा? जो नहीं दिखाई दे रहा, 5 नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने पहले बताया था कि 3 का 2, 2 का 3 हमारा यहाँ पर भी निकला था। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पर भी निकला था, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी 5 का पूछा, 5 के सामने 1 है, तो मैंने पहले बता दिया था कि 1 यहाँ पर सही जवाब होगा। 5 से कितने भी दे आप यहाँ पर सभी का विपरीत बता दोगे अगर आपने इस तरीके से सोल्व करोगे तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि सिद्धार्थ की जन्म तिथि 9 मार्च 2002 है, उस दिन कौन सा दिन था ये आपको बताना। तो बताइए कि सिद्धार्थ की जो जन्म तिथि है वो 9 मार्च 2002 है, तो उस दिन कौन सा दिन था? मतलब ये कैलेंडर का प्रश्न, आपको यहाँ पर बताना कि उस दिन कौन सा दिन था। तो आसान है, हमने कल भी सीखा था कि सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट लेना है कि 9 मार्च है, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना, मार्च का कोड 4 है। अब आपको अगर कोड वाला नहीं पता हो ऐसा हो तो मैं अभी वीडियो डालने वाला हूँ, मैंने कल भी बताया था, लगभग उसकी पीपीटी तैयार हो गई। ठीक है, कैलेंडर की, तो मैं वो डाल दूंगा पूरा प्रॉपर एक वीडियो। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद हम प्लस लगाएंगे और 2000 का कोड आपको पता होगा 6 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, ये आपको पता है तो 2 ले लेंगे, 02, फिर प्लस लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, और ऐसा करने के बाद हमें इसमें 7 से भाग देना है सभी को जोड़ने के बाद। तो सभी को जोड़िए, यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे, 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, 13 और 6 कितने हो जाएंगे 19, 19 में 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 21, कितने हो जाएंगे तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 21 होंगे। ठीक है, कितने होंगे तो यहाँ पर हमारे पास 9 4 13, 9 4 13, 13 6 19, 13 6 19 ही होगा। हाँ, 13 6 19, 19 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 21 होंगे। अब 21 हुए और 21 को क्या करेंगे 7 से काटेंगे, तो 7 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना शेष बचेगा, तो आपको 7 3 21 और शेष जो हमारे पास बचेगा वो 0 बचेगा। शेष कितना बचेगा, शेष बराबर हमारे पास यहाँ पर 0 बच रहा है। जब शेष 0 बच रहा है तो 0 पे क्या आना चाहिए, शनिवार आता है, ये मैंने आपको बताया था। तो शनिवार ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर क्या आएगा, शनिवार आएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर गिव मी बाई को BNGT RY और यहाँ पर हु नाउ मी को
RYFHVT लिखा जाता है, उस भाषा में मी को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा प्रश्न है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, कॉमन देख के काटना है। तो कीजिए, इस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इनका कोड सामने दिया है और इनका कोड भी सामने दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सामने वाले को देख के काट लेंगे, जैसे इसको और इसमें कॉमन देख लेंगे और इनमें और उनमें भी कॉमन देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास केवल मी कॉमन है, एक ही कॉमन है, और जो कॉमन है और जिसका ही पूछा है, इसका मतलब सामने वाला जो कटेगा उनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कट रहा है, आपको होगा इसमें हमारे पास RY कटा है। क्या कटा है, RY कटा है। तो यहाँ पर जो मी का पूछा है, तो मी क्या क्या आ जाएगा, तो मी का RY आ जाएगा। तो RY ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। मतलब ये हमारा आकृति श्रृंखला का प्रश्न है। तो कीजिए सोल्व का, क्योंकि ये देखिए CHSL में पूछा था ये प्रश्न, मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकृति पैटर्न को समझेंगे कि एक के बाद एक आकृति में कैसे ये लेटर और कुछ आकृतियाँ चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले में देखेंगे, जैसे त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज पहले में ऊपर था, फिर नीचे हुआ, फिर यहाँ पर नीचे हुआ, फिर वापस से ये क्या करा, ऊपर चले गया, फिर ये नीचे हुआ, वापस से अगले में ऊपर चले जाना चाहिए, क्योंकि इसका स्थान ऊपर नीचे हो रहा। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ से ये नीचे हुआ था, यहाँ पर थोड़ा सा इसे समझना, सबसे पहले ये यहाँ से नीचे हुआ था, तो यहाँ पर नीचे हुआ, फिर यहाँ से वापस से ऊपर चले गया, फिर यहाँ से ये वापस से नीचे हुआ, फिर यहाँ से ये वापस से यहाँ पर नीचे हुआ था और अगले में यहाँ पर नीचे हुआ था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, इसमें यहाँ था तो ये नीचे हुआ, यहाँ से अगले में ऊपर चले गया, अगले का बता रहा हूँ। तो यहाँ पर वापस से अगले में जाने के लिए वो ऊपर चले जाएगा। तो त्रिभुज कहाँ पर होना चाहिए, त्रिभुज यहाँ पर होना चाहिए वापस से। तो त्रिभुज अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है। ठीक है, एक गलती हमने निकाली। अब दूसरी देखते हैं, दूसरी यहाँ पर डी और एल को देखिए, मतलब डी को देखते हैं, यहाँ पर डी को देखें तो डी यहाँ पर है, ऊपर नीचे हो रहा है। अगले में डी यहाँ से सीधे नीचे गया है, उसके बाद अगले में डी क्या करा, इसमें नीचे गया है और अगले में डी ऊपर चले गया। ठीक है, और अगले में डी वापस से नीचे गया है, तो अगले में डी वापस से यहाँ पर तीसरे नंबर पे आना चाहिए। कहाँ पर, यहाँ पर आना चाहिए तीसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे आना चाहिए, तो यहाँ पर मैं तीसरे नंबर पे बनाता हूँ, एक और यहाँ पर आएगा। तीसरे नंबर पे अगर हम डी देखेंगे तो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला भी नहीं हो सकता है। दोनों ऑप्शन हमने हटा दिए, हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं। अब यहाँ पर हम 3 को देखते, 3 का स्थान, 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब 3 कहाँ पर है, यहाँ पर। अगले में जाएंगे तो 3 सबसे ऊपर गया, फिर तीसरे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें यहाँ पर 3 है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, उसके बाद मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, इसमें से इन चिन्हों को मैं हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 3 सबसे पहले यहाँ पर है, इसमें अगले में जाएंगे तो 3 यहाँ पर चले गया, फिर अगले में जाएंगे तो 3 यहाँ पर आ चुका है, फिर अगले में जाएंगे तो 3 यहाँ पर आ चुका है। तो जो लास्ट वाला बनेगा उसमें 3 यहाँ पर आना चाहिए। 3 कहाँ पर आना चाहिए, इस वाले स्थान पर आना चाहिए। तो इस वाले स्थान पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एल है, तो ये वाला नहीं होगा। हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो अगली आकृति कैसी दिखाई देगी, ऑप्शन नंबर डी की तरह। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंकों को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। बताइए, यहाँ पर बाएं से दाएं आपको यहाँ पर संख्या दी है और इनमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का यहाँ पर हमें शर्त दिया है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या तो हमें यहाँ पर 862 दिख रही है। कौन सी, 862 सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 205 है। सबसे जो छोटी संख्या वो क्या हमारे पास 205 है। इसने कहा कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंकों को, तो सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक हमारे पास यहाँ पर है जो 2 है। तो सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंकों को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में, तो सबसे छोटी संख्या का पहला अंक क्या था, आप कहोगे 2 है। तो इसमें कह रहा है कि पहले अंकों को जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा।
तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको पता है कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए बराबर 4 हो जाएंगे। तो परिणाम क्या होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, ये रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि संख्या 86, 29, 475 के प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में एक घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े अंक तथा सबसे छोटे अंक का योग क्या होगा, ये आपको बताना है कि योगफल कितना होगा है। तो ये भी हमारा रेलवे एनटीपीसी में ही पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, संख्या को लिखते हम कि यहाँ पर हमारा पास 86 है, 86 के बाद 29 से, 29 के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, 29 के बाद 47 से, उस 47 के बाद लास्ट में 5 है। अब प्रश्न जैसे जैसे कह रहा है कि यहाँ पर सबसे पहला कि प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रत्येक सम अंक में एक एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको 9 हो जाएगा। और इसमें भी एक जोड़ेंगे क्योंकि सम है, तो इसमें भी एक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसमें भी एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। उसके बाद सम में जोड़ना है, 4 में भी एक जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और बाकी तो विषम है। ठीक है, सम संख्या हमारे पास 4 ही है। फिर आगे क्या कह रहा, प्रश्न कहा था कि जोड़ा जाए तथा कह रहा कि प्रत्येक विषम अंक में एक घटाया जाए। अब विषम में क्या करना, हमें एक घटाना है, तो विषम में एक घटाइए। जैसे ये 9 विषम है तो यहाँ पर हम एक घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। और 7 भी विषम है तो यहाँ पर एक घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा पास 6 आएगा। और 5 भी विषम है तो यहाँ पर एक घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसका कहना है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े अंक तथा सबसे छोटे अंक का योगफल कितना होगा। तो बताइए, यहाँ पर हमारे पास सबसे छोटे अंक और सबसे बड़े अंक का योगफल कितना होगा। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ये आप देखिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो सबसे बड़ा है वो कौन है, तो सबसे बड़ा हमारे पास यहाँ पर 9 है। और सबसे छोटा हमारे पास क्या है, तो सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पर 3 है। और इनका योगफल क्या होगा ये बताना है। तो इनको जोड़ देंगे, 9 और 3 कितने हो जाएंगे, तो 9 और 3 12 हो जाएंगे। तो इनका जो योगफल है वो कितना होगा, तो इनका जो योगफल है वो कितना होगा, 12 होगा। तो 12 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। प्रश्न आसान है, बस हमें जैसा कह रहा है वैसा सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा कि 596 गुणे 604 का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हालांकि मैथ्स का है लेकिन रीजनिंग में भी उसे पूछा जा रहा है। जैसे रीजनिंग में आपको पता है कि प्रतिशत के प्रश्न को ऐड कर रहा है कि मान लो कि इतने लोग इतना कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्रश्न में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एसएससी अभी रीजनिंग में भी दे रही है। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि रीजनिंग में पार्ट वाइज हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो एक में मैथ, एक में रीजनिंग, एक में जीके, एक में इंग्लिश, सॉरी ऐसा कुछ हुआ था। तो जैसे रीजनिंग वाले सेक्शन में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो कीजिए सोल्व, यहाँ पर आसान है। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट पूरा गुणा करेंगे, ये करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप इकाई अंक से कर लीजिए। इकाई अंक से कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए हम 6 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो 6 चौक कितने होंगे, तो आपको होंगे 6 चौक 24 हो जाएंगे। तो 24 का इकाई अंक क्या है, 4 है। तो मतलब इसका मतलब लास्ट में जो संख्या होगी वो क्या होगी, 4 होगी। 6 चौक 24, 24 का 4 होगी। ठीक है, 6 चौक 24 और 24 का 4 होगी। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, ये वाला। यहाँ पर हमारे पास इसको जो 5 है इसकी जगह आपको यहाँ पर 4 करना है। ठीक है, इसकी जगह आपको यहाँ पर 4 करना है क्योंकि यहाँ पर 4 होगा। तो ये मिस्टेक है, यहाँ पर आप 4 कर लीजिए। क्या कर लीजिए, यहाँ पर आप 4 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 84 होगा। तो यहाँ पर 35, 99, 84 होगा। अगर आप इसका गुणा करोगे तो इसका टोटल यहाँ पर हमारे पास कितना होगा, 35, 99, 84 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इकाई अंक तो 100% 4 होगा और 4 किसी ऑप्शन में नहीं है तो गुणा करने पर यही होगा। ठीक है, तो क्योंकि देखिए 6 3 18 से कुछ गुणा करोगे तो यही आएगा। आप गुणा करके चेक कर लीजिए, हालांकि आपको इकाई अंक से ही सोल्व करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा और यहाँ पर आप 4 कर लेना। अब बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार को शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। मतलब ये परीक्षा हो रही है हफ्ते भर की। ठीक है, और वहाँ पर यहाँ पर किसकी हो रही है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी की हो रही है। तो इनकी अलग अलग दिन हो रही है, 7 दिन परीक्षा हो रही है। तो किसकी कितने दिन हुई, किसकी किस दिन हुई, ये हमें बताना साइड से। देखिए नीचे कह रहा है कि वी से पहले कितने लोगों की परीक्षा हुई, ये बताना है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना।
सबसे पहले प्रश्न क्या करा कि पी क्यू आर एस टी और वी, यहाँ पर कह रहा है कि वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार को शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली एक ही सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है, मतलब अलग अलग दिन होती है, ठीक है, इनकी परीक्षा। अब यहाँ पर जैसा कह रहा है वैसा हम बताएंगे। क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि पी की परीक्षा शुक्रवार को होती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेता हूँ कि जैसे देखिए यहाँ पर 100 लिखूंगा, मतलब आप समझ जाना कि ये सोमवार है। सोमवार के बाद यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार के यहाँ पर मैं बू लिखूंगा, मतलब आप समझ जाना कि ये बुधवार है। बुधवार के ठाप, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। और बुधवार के यहाँ पर मैं गु लिखूंगा तो आप समझ जाना कि ये गुरुवार है। गुरुवार के बाद यहाँ पर मैं शुक्र का मैं सु लिखूंगा तो ये शुक्रवार है। शुक्रवार के बाद यहाँ पर मैं शनि लिखूंगा तो समझ जाना कि ये शनिवार है। शनिवार के बाद मैं यहाँ पर रविवार ले लेता हूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये रविवार है। तो ये हमारे 7 दिन है। सोमवार से क्या हुआ था, एग्जाम शुरू हुई है, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनि रविवार तक समाप्त हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि पी की परीक्षा शुक्रवार को होती है। पी की परीक्षा शुक्रवार को होती है, मतलब यहाँ पर हम पी की परीक्षा को शुक्रवार के दिन रख लेते हैं, ठीक है, कि पी की परीक्षा शुक्रवार को होती है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि पी और एस के बीच, यहाँ पर कह रहा है कि पी और एस के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। तो बताइए पी और एस के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है, तो पी कहाँ पर है, यहाँ पर, और इस पी और एस के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। इसका मतलब है कि इधर तो हम एस को रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर तो एक ही दिन बीच में आएगा। तो यहाँ पर हम एस को रखेंगे मंगलवार के दिन, ठीक है। तो मंगलवार के दिन हम एस को रखेंगे, तो एस और पी के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा यहाँ पर हमें दिख रही है, बुधवार और गुरुवार, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे प्रश्न करा कि यू की परीक्षा वी से ठीक पहले होती है। जो यू की परीक्षा है वो वी से ठीक पहले होती है। तो मान लो यहाँ पर मैं बिठा देता हूँ, वैसे वो यहाँ पर भी आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इधर बिठा देता हूँ। यहाँ पर मैं बिठा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए यू की परीक्षा वी से ठीक पहले होती है, तो यहाँ पर मैं ये यू की परीक्षा हो जाएगी, और वो किससे, वी से ठीक पहले, तो यहाँ पर मैं वी को बिठा देता हूँ, ठीक है। ये वाले यहाँ पर भी हो सकते, यहाँ पर यू, यहाँ पर वी भी हो सकते थे, कोई बात नहीं, यहाँ पर हटाना भी पड़ सकता। आगे हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। अब प्रश्न करें कि और यहाँ पर क्यू की परीक्षा टी के ठीक बाद होती है। क्यू की परीक्षा टी के ठीक बाद होती है। तो बताइए यहाँ पर टी की परीक्षा, यहाँ पर देखिए क्यू की परीक्षा टी के, मतलब जो क्यू है उसकी परीक्षा की टी के ठीक बाद होती है। तो हम कहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे क्यू की जो परीक्षा है, यहाँ पर क्यू की जो परीक्षा है वो टी के ठीक बाद होती है, तो ये यहाँ पर रख देते हैं हम, ठीक है, ये हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि आर और वी के बीच, यहाँ पर क्या कह रहा है, आर और वी के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आर और वी के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती थी। यहाँ पर क्या है, वी है, वी और आर के बीच, इसका मतलब आर को हम सोमवार को रखेंगे, आर की परीक्षा सोमवार को होनी चाहिए, तब इनके बीच 2 लोगों की हो जाएगी। हमने यहाँ पर 7 दिन में 7 को बिठा दिया। अब हमें जो प्रश्न पूछ रहा है उसके हिसाब से हम जवाब देंगे। प्रश्न पूछ रहा है कि वी से पहले कितने लोगों की परीक्षा होती है। तो वी से पहले कितने लोगों की परीक्षा है, तो आप कहोगे वी से पहले हमें यहाँ पर 3 लोगों की परीक्षा दिखाई दे रही है। कौन सी, यू, एस और आर की। तो 3 लोगों की हो रही, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब होगा। कौन सा, बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। यहाँ पर हमने टोटल 25 क्वेश्चन किए हैं। तो इन 25 में से आपके कितने प्रश्न सही गए हैं आप मुझे कमेंट करके बताओ। और ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका भी सही जवाब आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। कि जिस प्रकार 7 का संबंध 26 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा। और ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न, ठीक है, ये दिल्ली पुलिस में पूछा था। तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। आप इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो यहाँ पर आपको लोगो दिखाई देगा, लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके उससे भी देख लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो वहाँ से आप क्या करोगे, टेलीग्राम से PDF को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और बाकी आपको अगर अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू याद नहीं होती तो यहाँ पर ऊपर वीडियो दिखाई देगा, इसके क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।